मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 15 तक किए थे और 17 क्वेश्चन किया था। मैंने 16 क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया था कि आपके लिए कि आप करके देखना, प्रैक्टिस करना, ट्राई करना, हो सकेगा तो। लेकिन अब मैं कुछ बच्चों ने कहा कि नहीं हुआ, तो मैंने इसका सॉल्यूशन कर रही हूँ। देखिए, अब हमारे पास यहाँ पे क्या था, ए हमें गिवन था, एक मैट्रिक्स हमें ए गिवन थी और हमें प्रूव करना था, प्रूव दैट, ये हमें प्रूव करना था। तुम्हारी बुक में क्या दिया हुआ है, जो यहाँ पे ज़ीरो दिया हुआ है, बट ये ज़ीरो नहीं है, मिस्टेक है, थोड़ा ठीक कर लेना। ये ओ एन नल मैट्रिक्स है, ये हमें प्रूव करना है। ए क्यू माइनस 6a² प्लस 7 इज प्लस 2i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, मतलब ओ। ठीक है, और ए हमें ये गिवन है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले ना आप ना इसको राइट हैंड साइड से स्टार्ट करो। राइट हैंड साइड का मतलब जो ये 2i लिखो पहले कि 2i क्या बनेगा। देखो, मैंने उस दिन तुम्हें बताया था कि अगर हम ए मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, अगर ये 3 × 3 ऑर्डर की है तो हमारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा ना, उसको भी हम 3 ऑर्डर का ले लेंगे, मतलब 3 × 3 ऑर्डर का ले लेंगे। अगर मेरा ए 4 ऑर्डर का होता, 4/4 का होता, तो मैं इसको 4/4 ले लेती। अगर 2 होता तो मैं इसको 2/2 ले लेती। ठीक है, अब मेरा क्या है, ये 3 ऑर्डर का था, तो मैंने अनल जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मैंने 3/3 ऑर्डर का ले लिया। तो अगर मैं 2i करूँगी तो क्या होगा, अभी मैंने उस दिन बताया था कि अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो ये बन जाएगा। अब इस साइड से स्टार्ट किया तो 7a का मतलब 7 को a से मल्टीप्लाई करना, तो 7 हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा इस तरीके से। ठीक है, मैंने 7 को हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 7 7 7 2 14, 7 2 14, 7 1 7, इस तरीके से पूरा सॉल्व कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट देखो, ए स्केयर का मतलब क्या होगा, ए इंटू ए, तो यहाँ पे ए इंटू ए कर दिया। ए इंटू ए मतलब पहले 102 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, 1 को 1 से, फिर 0 को 0 से, फिर 2 को 2 से। ठीक है ना, तो अब क्या आ जाएगा, 1 + 4 क्या आ जाएगा, 5। इसी तरीके से इसको इसके साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा। 1 को 2 से 2, 0, 2 + 6 8 हो गया। इसी तरीके से 0, 2 2 4 और 1 का 0 हो गया। फिर ये ले लिया ना, फिर इसको इसके साथ 0, 2 1 2, 2 + 3 5। इसी तरीके से अब नेक्स्ट ये ले लिया, फिर ये इसको से करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 2, 0 6 8 हो गया, 2 + 6 8 हो गया। इसी तरीके से इसको करेंगे, ये 0 आ जाएगा, इसको करेंगे हम, तो ये इस तरीके से हमने तीनों लेके सॉल्व कर दी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब ये आ गया मेरा a²। अब मुझे क्या चाहिए, -6a²। तो मैंने क्या किया, इसको 6a से मल्टीप्लाई कर दिया। 6a से मल्टीप्लाई करना मतलब 6 को हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास ये आ जाएगा 6a²। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया, a³ कैसे फाइंड आउट करोगे, a² इंटू ए। तो a² की वैल्यू लिख ली और a की वैल्यू लिख ली। देखिए, a³ चाहे a² इंटू लिख लो, चाहे a इंटू a² लिख लो, दोनों ही सेम आएंगे तुम्हारे। ठीक है ना, मतलब इसमें कोई रट्टा मारने वाली ज़रूरत नहीं है कि मैम ने a² इंटू ए लिखा है तो हम भी a² इंटू ए ही लिखेंगे। अगर तुम a इंटू a² लिखोगे तब भी a³ आएगा, सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो अब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम क्या करोगे, पहले इसको इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई, फिर इसको इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर ऐसे ये ले लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो मेरे पास इस तरीके से ये आ गया a³। ठीक है, अगर सॉल्व करोगे ना यही आएगा। अब मेरे पास सारी वैल्यूज़ आ गई, अब मेरे को इसमें पुट करनी है सारी की सारी वैल्यूज़। सारे के सारे मैंने मैट्रिसेस यहाँ लिख दिए। सारे मैट्रिसेस को जब यहाँ लिख दोगे तो क्या करोगे, इनको ऐड करके देखो। 21 + 7 29, 28, 28 + 2 20, 30 हो गया। 30 - 30 0, ये 0 था सारी जगह, ये तो 0। 34 + 14 48, 48 - 48 0। तो इसी तरीके से 12 - 12 0 हो गया। ठीक है, 8 इसको सॉल्व करोगे 0, तो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, हमारे 0 आ जाएंगे। तो ये क्या बन गया, एक नल मैट्रिक्स। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, मैं 18 क्वेश्चन करवा रही हूँ। क्वेश्चन क्या है, 18 क्वेश्चन, इफ़ a = 0 - tan α/2 tan α/2 0, शो दैट
आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए, ठीक है, आई माइनस ए ये ब्रैकेट में है, इज इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस एल, ठीक है, ये है अल्फा, ठीक है, हमें प्रूव करना है ये। कैसे करेंगे देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, देखो tan अल्फा बाय 2 है तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, हम क्या कर लेते हैं, tan अल्फा बाय 2 को सपोज कर लो, लेट कर लो, लेट tan अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू टी सपोज कर लिया, ठीक है, ये हमने टी सपोज कर लिया। देखो अब क्या हो रहा है, जो tan है ना वो हमें जो ये तो हमें गिवन कंडीशन है, लेकिन जो हमें प्रूव करना है वो tan किस में चेंज हो रहा है, कॉस अल्फा साइन अल्फा इसमें चेंज हो रहा है। तो साइन अल्फा और tan अल्फा का रिलेशन मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से समझाया हुआ 11th क्लास में, क्या होता है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता था बच्चे कि कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 होता था। जनरली क्या होता था फॉर्मूला, कोस टू अल्फा का होता था, कोस टू अल्फा क्या होता था 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, मतलब जो एंगल होता था वो हाफ हो जाता था। अब अल्फा है तो अल्फा बाय टू हो जाएगा, और हमने अल्फा बाय टू को tan अल्फा बाय 2 को माना क्या हुआ है, टी माना हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया। उसके बाद आ गई हमारी साइन अल्फा की बारी। साइन अल्फा क्या होता था हमारा 2 tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, ये होता था। अब tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 को क्या सपोज किया हुआ है टी, तो क्या आ जाएगा 2t 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया, राइट। अब देखो, अब हमारे पास जो a है वो क्या बनेगा, a मेरा क्या था 0 माइनस tan अल्फा बाय 2, तो सीधा वैल्यू पुट कर दो 0, तो ये क्या बन जाएगा माइनस टी, और ये क्या बन जाएगा टी, और ये क्या 0, ठीक है, इस तरीके से बना लिए मैंने सारे के सारे, क्लियर। ये मेरा बन गया ए की वैल्यू। अब यहाँ मुझे क्या शो करना है आई प्लस ए, तो यहाँ से आई प्लस के क्या आ जाएगा, आई प्लस ए का मतलब क्या हुआ बेटा, आई 1 0 0 1 है, और प्लस ए हो गया इसमें 0 माइनस टी टी 0, तो ऐड होके क्या बनेगा 1 माइनस टी टी और 1, ये बन गया ऐड होके, ये मेरा आ गया आई प्लस ए। अब आई माइनस ए निकाल लूँ तो क्या बनेगा, एक्चुअली शॉर्ट पड़ेगा ना स्पेस, तो इसलिए टाइट टाइट कर रही हूँ, आई माइनस ए क्या आ जाएगा, आई की वैल्यू, ठीक है, आई क्या था 1 0 0 1 माइनस ए क्या है मेरा 0 माइनस टी टी 0, तो ये क्या बन गया 1 माइनस टी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा टी हो जाएगा माइनस टी, और ये क्या बन जाएगा 1, तो ये मेरा बन गया, सॉरी ये मेरा बन गया आई माइनस ए। अब मुझे क्या प्रूव करना है, ये लेके चलना है, तो हम क्या करेंगे बच्चे, इसमें हम ना इसमें ना राइट हैंड साइड लेके चलेंगे और उसको इक्वल प्रूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड की, ठीक है। तो मैं राइट हैंड साइड लेके चल पड़ी, राइट हैंड साइड क्या थी ये है मेरी, तो आई माइनस से 10, तो आई माइनस ए की वैल्यू क्या है पुट कर दूँ डायरेक्ट, ये लिख के दिखाने की तो ज़रूरत नहीं है, पहले आई माइनस ए लिख रही हूँ मैं, ये है मेरा आई माइनस ए, ये मेरा आई माइनस ए था, ठीक है, और ये मेरी है ए की वैल्यूज़। देखो ए कॉस अल्फ़ा क्या होता है, कॉस अल्फ़ा भी मैंने निकालना है, यहाँ पे देखो क्या निकालना है 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर पुट कर दो 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, साइन अल्फ़ा क्या निकालना है तो माइनस 2t 1 प्लस टी स्क्वायर, समझ आ रहा है ना, जो जो वैल्यूज़ निकाली हुई है बस वही पुट करते जा रही हूँ, साइन अल्फ़ा अगेन 2t 1 प्लस टी स्क्वायर, ये ब्रैकेट यहाँ तक हो जाएगी, ठीक है, और कॉस अल्फ़ा 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, इतना समझ में आ गया ना, ठीक है। अब देखिए, अब हमने क्या करना है, सिंपली ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो मल्टीप्लिकेशन करके क्या आएगा बच्चे 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर
प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, इसके साथ प्लस 2t², 1 प्लस t², ये आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे क्या आएगा, इसको इसके साथ करेंगे, अब इसके साथ आ जाएगा हमारी, तो -2t, 1 प्लस t² प्लस टी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, t1 माइनस t², 1 प्लस t², ऐसे कुछ आएगा। उसके बाद सॉरी ये मल्टीप्लाई ऐसे आएंगे ना ब्रैकेट, तो अब इसकी बारी, इसको इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, -t1 माइनस t², 1 प्लस t², फिर 1 को प्लस 2t, 1 प्लस t², लाइक दैट। इसको इसके साथ 2t², 1 प्लस t², माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस इसको 1 माइनस t², 1 प्लस t², ठीक है, ऐसे कुछ आ गया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो क्या आएगा, इसको करो, देखो 2t² माइनस t² प्लस t², ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस t² अपॉन 1 प्लस t² बन गया, ठीक है। ये क्या बनेगा सारा, t माइनस t³ तो ये मेरा क्या बन जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ना बेटा तो ये 1 प्लस ये t हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा t³ और यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई होकर -2t² हो जाएगा, तो यहाँ मेरा बन जाएगा -t, ठीक है। मैं करके दिखाती हूँ, तो मैं से कन्फ्यूज़न हो रही होगी, -2t प्लस t माइनस t³, ठीक है, 1 प्लस t², और ये क्या बनेगा, -t प्लस t³ -t प्लस t³ प्लस 2t अपॉन 1 प्लस t², और यहाँ ये क्या बन जाएगा, ये वाला t² प्लस 1 1 प्लस t², ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस वाले को मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ, स्टार्टिंग से थोड़ा सा रब कर देते हैं वरना आएगा ही नहीं क्वेश्चन। तो अब मेरा ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया मेरा 1। अब इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, देखो -2t प्लस टी, माइनस टी कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस t² और नीचे भी 1 प्लस t²। इसी तरीके से 2t माइनस टी कॉमन आ गया तो t 1 प्लस t² अपॉन 1 प्लस t², और ये तो कैंसिल ही हो गया, 1 रह गया, ठीक है। तो ये आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, आंसर क्या रह गया, 1 माइनस t1, और ये किसकी वैल्यू थी, ये इसकी वैल्यू थी ना 1 प्लस ए की, आई प्लस ए की, तो ये आ गया आई प्लस ए के इक्वल, विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। समझ में आ गया, मतलब हमने क्या किया था, ए आई प्लस ए कर लिया था, फिर आई माइनस ए कर लिया था, फिर हमने क्या किया, सारे के सारे वैल्यूज पुट कर दी थी, कॉस अल्फ़ा की, साइन अल्फ़ा की, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा की वैल्यूज पुट करके सिंपल मल्टीप्लिकेशन करी, मल्टीप्लिकेशन करके एलसीएम करें तो हमारे पास ये कैंसिल आउट हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो टी कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस t² से 1 प्लस t² कैंसिल, यहाँ टी बच जाएगा और यहाँ बच जाएगा -t, और यही हमारा हमें शो करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20th, नेक्स्ट 18th क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है। मेरे पास दूसरी बुक थी तो मैंने दूसरी बुक में से पढ़ रही हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है ना। अ ट्रस्ट फंड हैज़ ₹30,000 and has to be invested in 2 different types of bonds as to provide books to an orphan. The first bond pays 5% interest per year and the second post pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine has to pay divide ₹30,000 among the 2 types of bond, ठीक है ना। If the fund must obtain an annual interest of ₹1800, B 2000 या फिर C 1600। मतलब क्या है, एक ट्रस्ट है वो
30,000 रुपीज़ देती है, दैट हैज़ टू बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट बॉन्ड। मतलब 30,000 दो तरीके से 2 बॉन्ड्स में वो इन्वेस्ट करती है। एक 5% की इन्वेस्टमेंट 5% पर एनम के हिसाब पर ईयर के हिसाब से, और दूसरा 7% पर ईयर के हिसाब से। ठीक है, तो हमें बताना है कि अगर वो 1800 उसको टोटल इंटरेस्ट मिलता है तो वो इनकम कितने में डिवाइड करेगी, मतलब 30,000 को किस तरीके से डिवाइड किया जाए कि पहला 5% वो हो जाए पर ईयर के हिसाब से उसका इंटरेस्ट लगे, और सेकंड जो उसका हाफ मतलब पार्ट है उस पर 7% का इंटरेस्ट लगे, और टोटल इंटरेस्ट बनना चाहिए 1800। ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया, लेट अस अज्यूम, मतलब क्वेश्चन नंबर तुम्हारा है इसमें 19th क्वेश्चन नंबर, लेट अस अज्यूम दैट ट्रस्ट हैज़ इन्वेस्टेड ₹X, मतलब हाँ ट्रस्ट इन्वेस्टेड ₹X फॉर फर्स्ट बॉन्ड, मतलब ट्रस्ट इन्वेस्टेड फॉर फर्स्ट बॉन्ड इज इक्वल टू X। ठीक है ना, मतलब कि ₹X फर्स्ट बॉन्ड में वो ₹X इन्वेस्ट करती है। ठीक है, लेकिन फिर वो सेकंड बॉन्ड में कितना करेगी, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 30,000 की टोटल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, 30,000 की टोटल इन्वेस्टमेंट है, तो ₹X फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट करती है, और ऑब्वियसली 30,000 माइनस X दूसरे में इन्वेस्ट करेगी। तो ट्रस्ट इन्वेस्टेड फॉर सेकेंड बॉन्ड कितने में, 30,000 माइनस ₹X। ठीक है, अब हम ना मैट्रिक्स बना लेंगे इंटरेस्ट की, अमाउंट रिसीव्ड एनुअली। तो हम क्या करेंगे, कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ कॉलम मैट्रिक्स। जो हमारे पास अमाउंट होगा रिसीव्ड एनुअली, अमाउंट रिसीव्ड एनुअली किसकी फॉर्म में लिखेंगे, कैन बी रिटन इन कॉलम मैट्रिक्स में लिख सकते हैं हम उसको। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, देखो जो हमारे पास वो इंटरेस्ट होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, 5/100। तो हमने वो एक बी मैट्रिक्स ले लिया और उसको इस तरीके से लिख लिया 5/100, और दूसरा 7/100। ये 5/100 700 क्यों लिख रहा है, क्योंकि पहले बॉन्ड पे कितना लग रहा था, 5% इंटरेस्ट लग रहा था, और जो दूसरा बॉन्ड है उस पर 7% इंटरेस्ट लग रहा था। जो हमारे पास परसेंट होते हैं हम उसको इसी तरीके से चेंज करते हैं। और जो हमारी जो इन्वेस्टमेंट की बॉन्ड है इसको हम ए मैट्रिक्स में कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू, मतलब X और 30,000 माइनस X। इसको हमने एक दूसरी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया ए। ठीक है, जब हमें कभी भी वो निकालना होता है, मतलब इनकम निकालनी होती है, मतलब इंटरेस्ट निकालना होता है, हम क्या करते हैं, जो परसेंट होती है उसके साथ इनकम को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, हम क्या करते हैं 5/100 इंटू एक्स करते, और 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100 करते। फिर हम अब क्या करेंगे, ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, हमें ये काम करना, मतलब जो हमें ये इन्वेस्टमेंट निकालनी थी, हम ये वैसे मल्टीप्लिकेशन करके भी निकाल सकते हैं, बट इन्होंने ये लिखा है बाय यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज़ करने के लिए तो हमें इसी तरीके से एक रो बना लिया और इसी तरीके से एक कॉलम मैट्रिक्स बना ली। इस तरह के सारे क्वेश्चन मोस्टली इसी तरीके से होते हैं जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ए हमने क्या लिख दिया, X 30,000 माइनस X, और बी क्या था मेरा 5/100 और 7/100। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो क्या कह रहा है कि टोटल जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो कितनी बन रही है, 1,800 रुपये बन रही है। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5x/100। ठीक है ना, इसको क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई, प्लस इसके उसके साथ मल्टीप्लाई करो, 30,000 माइनस X इंटू में 7/100 आ जाएगा, और ये किसके इक्वल आया है, 1,800 के इक्वल आया। ठीक है, तो अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 5x प्लस 21 माइनस 7x अपॉन 100 इज इक्वल टू 1,800 हो गया। ठीक है ना, ये तो सॉल्व हो गया ना पूरा, इसको तो ब्रैकेट जैसे मर्जी ब्रैकेट में लिख लो। ठीक है ना, सॉल्व कर दिया तो हमने अब प्लस कर लिया ना। ठीक है, तो
ऐसे लिखेंगे अभी तो हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ना, फिर बाद में चेंज करेंगे, ठीक है। और ये कितना था, 1800 के ऊपर इक्वल था, ठीक है ना। ये भी हम इसको भी इसी तरीके से ब्रैकेट में लिखेंगे, ये भी की तरह से एक 1 × 1 की मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, ये क्या बनेगा, -21 -2x/100 इज इक्वल टू, देखो जब हमारे पास दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं इसका मतलब उसके एलिमेंट भी इक्वल है, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल हो गया, 1800 के इक्वल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, क्या आएगा, 21,000 -2x इज इक्वल टू 18,1,000, इसी तरीके से आएगा। तो यहाँ से तुम इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, -2x इज इक्वल टू -30, 21 माइनस 18,000 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 30,000 के करीब आ जाएगा, ठीक है ना। 30 और 13,000 आ गया ना, तो x क्या आ जाएगा, 13,000, 30,000 y/2, तो x की वैल्यू आ गई मेरी 15,000, ठीक है। x मेरा आ गया 15,000। अब मेरे पास क्या था, x मेरा आना चाहिए 15,000 आ गया, मतलब कि जो ट्रस्ट ने इन्वेस्ट किया था अगर वो 5% फर्स्ट बॉन्ड बनाती है तो x की वैल्यू है 15,000, और टोटल इन्वेस्टमेंट क्या थी, 30,000 थी। तो इसका मतलब जो 30,000 माइनस एक्स करेंगे वो भी आ गया 15,000। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो फर्स्ट बॉन्ड भी कितने रुपए का था, 15,000 का था, और दूसरा बॉन्ड था वो भी 15,000 का था, ठीक है। अब हमसे नेक्स्ट पार्ट पूछा हुआ है, उसने सेकंड पार्ट क्या है, अगर हमारे पास ये 2,000 होता, मतलब कि अगर हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट है वो 2,000 बने, 2,000 के लिए हमें क्या करना, सिंपल जो ये सारे 18,100 है ना, इसकी जगह यहाँ पे क्या कर दो, 2,000 लिख दो बस, ठीक है। यहाँ पे 2,000 लिख दो बस, कुछ नहीं करना। और यहाँ पे 2,000, यहाँ पे भी 2,000, और फिर ये क्या हो जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 हो जाएगा, ये आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सारा का सारा चेंज हो जाएगा फिर, तो ये क्या आ जाएगा, 10,000, ठीक है ना। इसको माइनस कर देंगे ना इसके साथ, तो ये इसके साथ माइनस में हो जाएगा, तो 10,000 आ जाएगा माइनस होके, ठीक है। ये वाला स्टेप नहीं आएगा, और x की वैल्यू 2x की वैल्यू आ जाएगी ना ये, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5,000, तो x आ जाएगा 5,000। जब हमारे पास x की वैल्यू, जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट जो इसका इंटरेस्ट रेट है अगर 2,000 बनता है, तो फर्स्ट बॉन्ड कितने का होएगा, 5,000 का, और दूसरा बॉन्ड हमारा क्या हो जाएगा, 25,000 का हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इस टाइप के होएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, देखिए ये तुम्हारी एनसीईआरटी में 20th क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल वाला, ये वाला देखो, द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर शॉप स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक। द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल, एक बुक शॉप पे पर्टिकुलर स्कूल की 10 दर्जन केमिस्ट्री बुक्स हैं, 8 दर्जन फिजिक्स बुक्स हैं, और 10 दर्जन मॉरल एजुकेशन बुक है। Their selling price are rupees 80, 60 and 40 each respectively. Find the total amount the bookshop will receive from selling all the बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। मतलब इस मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज़ करके हमें क्या बताना है कि फाइंड द टोटल अमाउंट बताना है, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास उसने क्या बोला हुआ है कि केमिस्ट्री की बुक कितनी है, 10 दर्जन है, ठीक है। तो लेट ए बी सी, हमने ए रिप्रेजेंट कर लिया केमिस्ट्री को, ठीक है, बी रिप्रेजेंट कर लिया हमने फिजिक्स की बुक्स को, ठीक है, और सी रिप्रेजेंट कर दिया मैंने मॉरल एजुकेशन की बुक्स के लिए, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, अब उसमें हम इसको क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड, पहले तो नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं उसको, कितने दर्जन जा रही है, 10 दर्जन केमिस्ट्री की है, और 8 दर्जन फिजिक्स की है, और 10 दर्जन हो गई हमारी मॉरल एजुकेशन की। अब दर्जन है, बुक्स तो हमें ईच के हिसाब से बताना है, जो हमारे पास कॉस्ट दी हुई है उसने वो पर ईच बुक के हिसाब से दी हुई है, ईच दर्जन के हिसाब से नहीं, ईच बुक के हिसाब से दी हुई है। तो इसको हम क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 120
96 और यहाँ पे आ गया तुम्हारा अगेन 120। ठीक है, ये हमारे पास हो गई, हमारे पास ये होगी नंबर ऑफ बुक्स। सेलिंग प्राइस ऑफ ए बी सी बुक्स, मतलब इस बुक का सेलिंग प्राइस क्या होगा, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे 80 केमिस्ट्री की बुक, 60 फिजिक्स की बुक एंड 40 हमारी मोरालजिस्ट बुक। देखो हम ये क्यों करते हैं इस तरीके से कॉलम और ये रो। देखो ये क्या बनेगा, 1 रो, कौन से कितनी रोज है इसमें, 1 रो है और कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं। इसमें 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो इसलिए हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्यों, हमारे पास ये जो इसका कॉलम है इसकी रो के इक्वल होना चाहिए। तो अब हमारे पास मैट्रिक्स क्या बन जाएगी बच्चे, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा टोटल अमाउंट। ठीक है, तो ये क्या आ गया, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट के लिए क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों मैट्रिक्स के लिए पहले इसको लिखोगे 128 96 120 और फिर हमने लिखा इसको, चाहे इसके पहले लिख लो चाहे इससे पहले लिख लो, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये 1 into 3 की बनेगी, इसी तरीके से बनेगा दोनों की दोनों। ठीक है, तो ये क्या हो गया 80 60 एंड 40। जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये 120 को इससे करोगे तो क्या आएगा 9600 प्लस 5760 प्लस 4800, तो ये किसके इक्वल हो गया 20160। ये आ गई हमारी टोटल अमाउंट। इसका मतलब इतना अमाउंट बनेगा हमारा इन बुक को परचेज करने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। हमने पहले क्या किया, ए बी सी केमिस्ट्री फिजिक्स और बुक्स को मैट्रिक्स फॉर्म में ए बी सी डिनोट कर दिया। ठीक है, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन मैट्रिक्स, नंबर ऑफ बुक्स कितनी बड़ी की हैं, ये केमिस्ट्री की, ये फिजिक्स की और ये मॉरल एजुकेशन की। सेलिंग प्राइस ईच के लिए, देखो ईच मतलब हम क्या करते हैं, टोटल अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल आइटम्स मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ 1 आइटम, ऐसे करते हैं ना, कॉस्ट ऑफ 1 आइटम इंटू टोटल आइटम्स ही करते हैं। तो हमने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई सिंपल तो करना नहीं, उन्होंने बोला मैट्रिक्स से करना है, तो मैट्रिक्स से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ करना है और इसको इसके साथ करना है, तो यही होगा। और क्या करना है, एडिशन करनी है टोटल अमाउंट निकालने के लिए। तो मैट्रिक्स में भी तो यही सब कुछ होता है, इसको इसके साथ करते हो, फिर इसके साथ करते हो, फिर इसको इसके साथ करते हो और फिर एडिशन कर देते हो, ये तो करते हो मैट्रिक्स में। ठीक है ना, आगे ना समझ में, इस तरीके की इस तरह के सारे क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम्स वाले हैं तो इसी टाइप से होते हैं। और हमें क्या बनाना होता है, एक को हम रो में लिखते हैं, एक को हम कॉलम लिखते हैं, क्यों, ताकि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ईजिली हो जाए। और मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट भी तो करनी चाहिए ना, तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है कि ये इसका ऑर्डर क्या है और इसका ऑर्डर क्या है और कमिंग ऑर्डर क्या आने वाला है। देखो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, ये ऑर्डर थी 1 into 3, ये है 3 into 1, तो मैंने क्या कहा था, ये और ये वाला तो गायब हो जाता है और इसका ऑर्डर आता है जो हमारे पास कमिंग मैट्रिक्स होती है। समझ में आ गया ना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें ना एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी इन सब के ना ये ऑर्डर्स दिए हुए हैं। ये कितने ऑर्डर का, 2 into n 3 into k 2 into p n into 3 p into k, इस तरीके से ऑर्डर दिए हुए हैं। द रिस्ट्रिक्शन एन के पी सो दैट, एन के पी पे क्या रिस्ट्रिक्शन लगे कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड, मतलब कि ये डिफाइंड हो जाए, ये डिफाइंड होना चाहिए, मतलब एग्जिस्ट करना चाहिए। देखो पी और वाई मल्टीप्लाई हो तो इसके लिए क्या होना चाहिए, देखो पी का ऑर्डर क्या है, पी इंटू के, और वाई का ऑर्डर क्या है 3 इंटू के। तो इसका मतलब क्या होगा, पी वाई मल्टीप्लाई हो जाए मतलब विल बी डिफाइंड है, तो इसका मतलब पी वाई एग्जिस्ट तो करता होगा, तभी ये इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन एडिशन होकर डिफाइंड हुई पड़ी है। ठीक है ना, तो इसका मतलब पी वाई डिफाइंड है, मतलब कि एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका इसका कॉलम और इसकी रो इक्वल होती है, तो इसके ऊपर फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन क्या लगी कि के शुड बी इक्वल टू 3, के मस्ट भी क्या होना चाहिए, इक्वल टू 3 होना चाहिए। समझ में आ गया। उसके बाद हमारे पास प्लस है और w इंटू वाई है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हुई हुई है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना, इन दोनों की क्या हुई हुई है मल्टीप्लिकेशन, मैं मार्क कर देती हूँ, हम इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है, तो w इंटू वाई, डब्ल्यू का ऑर्डर क्या है n इंटू 3 है,
और y का ऑर्डर क्या है, 3 इंटू के है। समझ में आया? तो इसका मत देखो, ये और ये तो आपस में सेम है, लेकिन जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ये और ये तो कैंसिल हो जाती हैं, और जो कमिंग मैट्रिक्स आती है वो किस ऑर्डर की होती है, इस ऑर्डर की होती है। तो n इंटू के ऑर्डर की होएगी। समझ में आया? तो n इंटू के ऑर्डर की होगी। और ये वाली मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स ऐड कब होती है, जब वो भी, ये भी n इंटू थ्री के ऑर्डर की होनी चाहिए और ये भी n इंटू के ऑर्डर की होनी चाहिए। इसका मतलब, और k की वैल्यू क्या थी, 3 थी। समझ में आया ना? n इंटू के ऑर्डर होना चाहिए और k की वैल्यू क्या थी, 3 आई थी। तो इसका मतलब ये भी n इंटू थ्री ऑर्डर, ये भी n इंटू थ्री ऑर्डर होना चाहिए। तो ये वाला इसकी ऑर्डर क्या आया था मेरे पास, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन क्या है, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि k इज इक्वल टू 3। सेकेंड रिस्ट्रिक्शन क्या होगी कि ये वाली मैट्रिक्स n इंटू थ्री की आई है, तो ये भी n इंटू थ्री की होनी चाहिए, तभी तो इन दोनों की एडिशन पॉसिबल होगी। एडिशन कब पॉसिबल होती है, जब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम ऑर्डर की हो। ये n इंटू थ्री है तो ये भी n इंटू थ्री है, लेकिन ये क्या बन रही है, p इंटू के ऑर्डर की बन रही है ये। ठीक है ना? तो इसका मतलब p और n भी इक्वल होना चाहिए। तो सेकेंड रिस्ट्रिक्शन क्या आ गई, p इज इक्वल टू n। ठीक है? तो हमारे पास 4 केसेस दिए हुए हैं, a b c d। अब देखो हमारा किस में लाई कर रहा है, p इज इक्वल टू n और k इज इक्वल टू 3। फर्स्ट ऑप्शन। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करना है? देखो मैं दोबारा बता रही हूँ, हमें क्या बताना है कि इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन बतानी है कि एन के पी पे क्या रिस्ट्रिक्शन लगे कि ये डिफाइंड हो जाए, मतलब ये चीज़ एग्जिस्ट हो जाए। पी वाई मतलब इन दोनों की प्रोडक्ट एग्जिस्ट हो जाए और फिर इनकी एडिशन भी एग्जिस्ट हो, और इसकी प्रोडक्ट एडिशन हो, मतलब इन दोनों की प्रोडक्ट की एडिशन एग्जिस्ट करे। तो मैंने p का ऑर्डर लिख लिया, y का ऑर्डर लिख लिया। p की मल्टीप्लाई y के साथ कब एग्जिस्ट करेगी, जब ये रो इसकी कॉलम इसकी रो बराबर होंगी, तो मतलब कि k इज इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो k इज इक्वल टू 3 मेरा आ गया फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन। उसके बाद w इंटू वाई का ऑर्डर लिख लिया, n इंटू थ्री, 3 इंटू के। अब कमिंग मैट्रिक्स क्या बनेगी, ये तो उड़ जाते हैं, दोनों को दोनों खत्म हो जाते हैं, n इंटू के की बनेगी, और k की वैल्यू क्या थी, अभी 3 निकली थी, 3 पुट कर दी। तो इस ये n इंटू थ्री ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसका जो भी ये इसके साथ ऐड हो रही है, एडिशन तो तभी पॉसिबल होती है ना जब सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हो। इसका मतलब इसको भी n इंटू थ्री ऑर्डर का ही होना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये p इंटू थ्री था, तो ये p किसके इक्वल हो जाएगा, n के इक्वल होना चाहिए, इट शुड बी। तो दूसरी इंस्ट्रक्शन क्या होगी, p इज इक्वल टू n। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सेकेंड पार्ट देखो, n इज इक्वल टू पी है, वो कह रहे हैं अगर n इज इक्वल टू पी हो जाए तो 7x माइनस 5z का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, इफ़ n इज इक्वल टू पी देन ऑर्डर ऑफ 7x इंटू माइनस 5z। अब देखो 7x का ऑर्डर क्या है, x का ऑर्डर मेरे पास दिया हुआ है 2 इंटू एन, 2 इंटू, तो मतलब जो x है उसका ऑर्डर मेरा 2 इंटू एन का है। अब कोई भी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2 इंटू एन है, उसको 7 से हम मल्टीप्लाई कर दें। 7 का मल्टीप्लाई होना मतलब उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होना। मतलब अगर मेरे पास सपोज करो एक 1 2 3 4 मैट्रिक्स, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये क्या आएगा, 2 4 6 8 आएगा। उसका ऑर्डर तो नहीं ना चेंज हुआ, ऑर्डर तो सेम रहा। तो इसका मतलब उसको हम 7 से मल्टीप्लाई करने पर भी उसका ऑर्डर 2 इंटू एन ही रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से z का ऑर्डर क्या है, z का ऑर्डर हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 इंटू पी। तो ये हो गया 2 इंटू पी ऑर्डर हो गया। समझ में आया? तो अब देखो ये हो गया 2 इंटू पी ऑर्डर। अब 5 से मल्टीप्लाई करने पर भी इसका 2 इंटू पी ही ऑर्डर रहेगा। ठीक है, और सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल होगी, एन क्या दिया हुआ है, इक्वल टू पी दिया हुआ है, तो मतलब 2 इंटू पी लिख सकती हूँ मैं इसको, या फिर 2 इंटू एन लिख दो इसको, ये भी 2 इंटू एन होगा। क्यों? क्योंकि p इज इक्वल टू एन दिया हुआ है, तो मैंने p की जगह n पुट कर दिया। अब कब दोनों की सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल होती है, जब इन दोनों सेम ऑर्डर के, ये सेम ऑर्डर हो गया, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, 2 इंटू एन ऑर्डर बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी, उसमें मैं तुम्हें ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स करवाऊंगी और उसकी प्रॉपर्टीज़ करवाऊंगी।
ठीक है, ये क्लास मुझे लगता है तुम्हें समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आई, कुछ डाउट रह गया, कुछ पूछना है तो मतलब फ्रैंकली पूछ सकते हो कि मैम मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। वैसे मैंने हर एक कंसेप्ट को अपनी तरफ से पूरी अच्छे से क्लियर किया है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता तो पूछ लेना। और हाँ, मैंने इसके एग्जाम्पल्स नहीं करवाए, सिर्फ एनसीईआरटी बुक फॉलो कर रही हूँ फ़िलहाल मैं, क्योंकि जो कॉमन बुक है सबके पास वो एक एनसीईआरटी ही है। ठीक है, तो फिर एनसीईआरटी फॉलो कर रही हूँ और इसके एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से कर लेना। एग्जाम्पल्स नहीं करवा रही क्योंकि वो सॉल्व्ड हैं तुम्हारे पास। और अगर फिर भी किसी के पास एग्जाम्पलर वगैरह पड़ी है तो वो भी कर सकता है। एग्जाम्पलर पड़ी हो या फिर उसकी कोई और बुक है तुम्हारे पास, अदर हेल्प बुक पड़ी हो तो वो भी कर लो। लेकिन एनसीईआरटी तो हमारा बेस है, एनसीईआरटी तो ज़रूरी है करनी, और उसके सारे एग्जाम्पल्स करना। इसमें काफ़ी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो A² -6 से +6 आई, इस तरह के क्वेश्चन जो मैंने करवाए थे, जो लाइक दैट थे 16-17 क्वेश्चन के। क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ही हैं इसके, अगर उसकी एक्सरसाइज की बात करते हैं तो। लेकिन एग्जाम्पल्स काफ़ी दिए हुए हैं, तो एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से करना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। क्योंकि ये एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऐसी है, अगर तुमने इसके 2-3 क्वेश्चन कर लिए मान लो, और तुम ये सोचते हो कि हमें तो आ गया भाई प्रोडक्ट करना, लेकिन तुम्हारी स्पीड नहीं बनेगी। स्पीड कब बनेगी? जब तुम इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस करोगे। आगे आगे हर एक चीज़ में यूज़ होगी इसकी मल्टीप्लिकेशन, जो आगे 2 एक्सरसाइज बची हुई हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम कल करते हैं, फिर उसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ इसमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, ओके बच्चे, थैंक यू।